तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर है हमारा विकास। क्या है? विकास। आज हम पढ़ेंगे विकास होता क्या है। ये ध्यान रखना, पूरे चैप्टर से ही चला जा रहा है, चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं। चैप्टर को लेकर कवर किया जाएगा और चैप्टर में कुछ छूटने को नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसमें पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो हमारा पढ़ेंगे, क्या देखते हैं हम। आप क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था होती क्या है, ठीक। अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था क्या होती है तो क्या कहेंगे आप लोग? अर्थव्यवस्था क्या होती है एक वर्ड में बताइए। आप लोग बताइए परिभाषा कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। देखते हैं तो अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा कि एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? एक ढांचा है। क्या है? एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक। तो एक कहलाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आप लोग जान चुके हैं। हम जैसे टॉपिक में चल रहे हैं तो जुड़ते हुए हर एक टॉपिक को, जिससे कि हमारे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उसी को पढ़ना है, ठीक। और हमारे सिलेबस में कुछ छूटने को ना पाए, ध्यान रखिएगा। और सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना? बाहर। अगर बाहर में इसमें कुछ पढ़ना होगा तो बताइएगा, अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन सिलेबस चल रहा है तो सिलेबस से ही, उससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा ये हो गया अर्थव्यवस्था क्या होती है। अगर आप देखें अर्थव्यवस्था हम जान गए, ठीक। छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें, वही हम कवर करेंगे, ठीक। तो अर्थव्यवस्था पता चल गया। अगर पूछ लिया जाए आप लोग से कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे हैं। जैसे एक टॉपिक हमें सुनने को मिला कि विकास के जो लक्ष्य हैं वो भिन्न भिन्न कैसे हैं। देखो हर जगह विकास अलग अलग होता है, तो भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी कैसे हैं। चलिए देखते हैं। विकास के लक्ष्य परस्पर भिन्न एवं विरोधी कैसे? तो अगर इसको हम देखते हैं, ये हमारा टॉपिक हो गया, इसको हम देखते हैं। तो अगर विकास के लक्ष्य परस्पर विरोधी और एवं भिन्न कैसे हैं, तो उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, उसके विकास के लक्ष्य क्या है? भिन्न भिन्न है। ये प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य का विकास कैसा? भिन्न, अलग अलग है सबका विकास, ठीक। और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत हो सकती है। जैसे इनकी प्रकृति भी परस्पर विपरीत हो सकती है। जैसे हम जानते हैं किसी का विकास हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए मनुष्य की ह्यूमन बॉडी लिया जाए, एग्जाम्पल सुनिएगा। बॉडी हमारा है, विकास होता है तो सभी का ग्रोथ बराबर होता है नहीं ना, भिन्न भिन्न होते हैं ना। तो उसी तरह विकास भी किया जाता है, तो भिन्न भिन्न आधार पर किया जाता है, ठीक। और एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। जैसे अभी हम सोचे कि बहुत ज्यादा बाग बनाया जाए, ठीक। जैसे हम देखें विकास का जो लक्ष्य है उसको देख रहे हैं, तो प्रत्येक समूह का विकास भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक समूह का विकास भिन्न भिन्न होता है। ऐसा होता है, भिन्न भिन्न, अलग अलग होता है, ठीक होता है। और एक का विकास दूसरे का विनाश का कारण भी बन सकता है। एक का विकास दूसरे के विनाश का कारण भी बन सकता है, ठीक। तो एक का विकास दूसरे के विनाश का कारण भी बन सकता है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, नदी पर बांध बनाना। अगर देखा जाए, कहोगे नदी पर बांध बनाने से क्या नुकसान हो रहा है, तो नदी पर बांध बना रहे हैं हम फायदे के लिए कि दूसरे जो क्षेत्र है पानी को अपने हिसाब से छोड़ा जाए, जितना जरूरत है उतना छोड़ा जाए। लेकिन वहीं जब नदी पर बांध बना दिया जा रहा है तो बांध के इस तरफ का जो पानी है पूरा स्टोर हो रहा है, और धीरे धीरे पानी इतना बढ़ जाएगा कि आसपास के जो क्षेत्र है नदी के वो डूबने लगेंगे। तो इससे नुकसान नहीं ना। देखो एक का विकास हम सोच रहे हैं और एक का नुकसान हो रहा है। तो विकास से देखो सीधा लिखा गया, एक का विकास दूसरे के विनाश का कारण भी बन सकता है। यही पूछा गया था कि विकास के जो लक्ष्य है परस्पर भिन्न क्यों है, क्योंकि जानते हैं हम हमेशा दोनों फायदे नहीं दे सकते। अगर हम सोचेंगे कि नदी में पानी नहीं ना बढ़े और बांध भी बना दे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जानते हो अगर बांध बना देंगे तो पानी बढ़ रहा है उधर,
अपोजिट साइड में पानी भरेगा और बगल वाले क्षेत्र डूब जाएंगे। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं भिन्न विकास का जो लक्ष्य अलग अलग है, इसीलिए विरोधी है दोनों एक दूसरे के। ठीक, अगर विरोधी है, ये हमें पता चल गया कि नदी पर बांध बनाने से क्या हो रहा है, ये लोग विरोधी हैं। ठीक, तो अगर विरोधी हैं तो हम देख रहे हैं, उसके बाद हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, वहां किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। जैसे देखो, अब ये नदी का वन बढ़ गया, अब नदी पर बांध बनाया गया, दूसरी तरफ जल बढ़ रहा है, वहां के जो किसान और बगल वाले उनके खेत तक पानी चला गया, तो विनाश का कारण नहीं बन गया, विस्थापन का कारण, या उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि जब ज्यादा पानी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, क्षेत्र को छोड़ेंगे नहीं, डूब जाएगा क्षेत्र। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो हमारा टॉपिक है, आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो क्या है? आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या है वो? ठीक, भूमिका निभाते हैं। देखो अभी चैप्टर हमारा शुरू नहीं हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हुए चले, अभी आर्थिक विकास शुरू होने वाला है। ठीक, तो सर्दी जुकाम का सीजन चल रहा है, थोड़ा आप लोग अलर्ट रहिएगा, हमको हो गया, आप लोग को ना हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आय के अतिरिक्त अन्य जो कारक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो क्या है? आय के अतिरिक्त जो अन्य कारक है, आय के अतिरिक्त जीवन के लिए परिवार क्या होना चाहिए? आय के अतिरिक्त जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए? जीवन के लिए परिवार। ठीक, परिवार हो गया, परिवार होना चाहिए। अगर परिवार नहीं है तो आप केवल पैसा ही कमा कर क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद रोजगार, उसके बाद मित्रता भी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मित्रता। उसके बाद है सुरक्षा व समानता, सुरक्षा व समानता। ठीक, समानता की भावना, कामन, शांतिपूर्ण माहौल आदि, शांतिपूर्ण माहौल आदि। ठीक, ये हो गए हमारे ऐसे टॉपिक। देखो क्या क्या जरूरी है आय के अतिरिक्त जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो लिखा गया। तो जीवन के लिए परिवार का होना जरूरी है, रोजगार का भी होना जरूरी है, मित्रता का भी होना जरूरी है, सुरक्षा व समानता की भावना, और उसके बाद शांतिपूर्ण माहौल भी आदि। ठीक, ये ऐसी चीजें जो अगर हमारे जीवन में नहीं है तो केवल आय हमारे इनकम होने से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, आगे जो हमें, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तु ही खरीदी जा सकती है। ठीक, मुद्रा जो है हमारे पास, पैसा जो है, आय अगर हम कमा रहे हैं, पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, उससे केवल हम भौतिक वस्तु खरीद सकते हैं, परिवार नहीं खरीद सकते हैं। ठीक, आगे जो हमारा है आर्थिक विकास, अब शुरू हो रहा है हमारा टॉपिक आर्थिक विकास। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास ये जितना लिखाया गया, जितना यहाँ पे लिखा गया, अगर आप यही लिखकर पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये हम एक नोट्स के हिसाब से लिखा है। किसके हिसाब से? ऐसे लिख रहे हैं कि जिससे लगे कि हाँ इसी बेस पर हमारा नोट्स भी बना हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैसेज करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक, तो आर्थिक विकास, अब हमारा टॉपिक जो शुरू है, मेन टॉपिक वो है आर्थिक विकास। क्या है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास होता क्या है? अगर पूछा जाए आर्थिक विकास क्या होता है तो क्या बताएंगे? आर्थिक विकास तो देखो एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास क्या? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था मायावास व्यवस्था, ठीक, अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ठीक, दीर्घ अवधि में बढ़ती है। इसमें दीर्घ अवधि, अब देखो इसको समझाते हैं, रुक जाओ। दीर्घ अवधि में बढ़ती है, समझाते हैं इसका मतलब क्या होगा। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है। ये जो लाइन लिखा गया इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक
प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का आय कितने समय में, आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। दीर्घ का मतलब लंबे समय में जो बढ़ती है वही क्या कहलाती है, आर्थिक विकास। मतलब किसी का सैलरी 10,000 है, एक साल बाद हो जाए 11,000, कितना हो जाए 11,000, तो ये क्या हो गया, दीर्घ समय में, एक लंबे समय मतलब एक साल बाद बढ़ा है, तो एक लंबे समय के बाद बढ़ा हुआ उनका 1,000 सैलरी, तो उससे हमें क्या पता चला, उनका आर्थिक विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, आर्थिक विकास। ठीक, परिभाषा समझ के आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की साक्षरता की अनिवार्यता क्यों है, आर्थिक विकास जो उसकी साक्षरता की अनिवार्यता क्यों है, हम उसको देखते हैं। आर्थिक विकास के साक्षरता की अनिवार्यता, अनिवार्यता। ठीक, तो अनिवार्यता हम देखते हैं, जो इसमें पहला, इसमें ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। अभी समझाते हैं इसको, देखो लिखा जा रहा है होती है। ठीक, तो इसको अभी समझा देना क्या मतलब होता है। ठीक, तो दूसरा हमारा जो है रोजगार का स्तर बढ़ता है, रोजगार का स्तर बढ़ता है। तीसरा हम देखते हैं क्या होता है, तीसरा जो हमारा हो, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, इसको रेस कर देना। ठीक, बढ़ता है, तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं क्या है, चौथा है लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। ठीक, ये हो गया। आगे हम देखते हैं, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है, नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक, ये देखो, अब हम इसको समझाते हैं, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। पहला लिखा गया है इसमें ज्ञान और दक्षता बढ़ती है। तो जानते हैं आर्थिक विकास की जो साक्षरता होती है उसकी क्या अनिवार्यता है, क्यों निकाला जाता है आर्थिक विकास का साक्षरता। ठीक, हम देखें इससे क्या फायदा होता है हमारा, इससे ज्ञान और दक्षता बढ़ती है, लोगों के अंदर ज्ञान बढ़ता है, इससे लोग जागरूक होते हैं कि अगर हम भी पढ़ेंगे तो हम भी इनकम कर सकते हैं। ठीक, रोजगार का स्तर बढ़ता है। अगर किसी देश का आर्थिक आय बढ़ रहा है तो वहाँ रोजगार का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि अगर देश में पैसा ज्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, अगर चलो मानकर चले 1 करोड़ पैसा आ रहा था, 10 करोड़ आने लगे, क्या करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा उनको, रोजगार देने का मौका मिल गया, लेकिन पैसा घटेगा तब रोजगार कहाँ से देंगे। तो हमें देखने को मिला, अगर आर्थिक विकास की साक्षरता अनिवार्यता देखते हैं कि अनिवार्यता के हिसाब से हमें देखने को मिला रोजगार भी बढ़ रहा है और लोगों में नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं, कह रहे हैं नई नई तकनीक को लाया जाए, पैसा ज्यादा है नया तकनीक लाए, नई तकनीक से काम करे। ठीक, ये भी हो रहा है। और लोगों में स्वास्थ्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जो लोग हैं उनमें क्या हो रहा है, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति क्या बढ़ रही है, जागरूकता, लोग जागरूक हो रहे हैं। ठीक, और हमें नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। जब हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा तो हमारा दिमाग काम करेगा कि चलो यहाँ लगाते हैं, इससे फायदा ये होगा, ठीक, इससे फायदा ये होगा, तो हमारा माइंड काम करेगा। और जब पैसा नहीं आएगा तो क्या काम करेगा, कुछ नहीं। तो इससे नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो अभी क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, उसका हमें बताया जा रहा है, तो सुनिएगा, आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि एक देश की आय क्या है, ये बताएगा कोई, जो अभी हम पूछ रहे हैं क्या है, एक देश की आय, क्या पूछा गया, एक देश की आय क्या है। एक क्वेश्चन हमारा चल रहा था, एक देश की आय क्या है, क्या है, कोई बताएगा। देखो अगर जानते हो तो कमेंट में आंसर दो और ध्यान से सुनो। एक देश की आय क्या होती है बताते हैं। ठीक, तो एक देश की जो आय होती है, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय, किसी देश की आय क्या है, उस देश के सभी निवासियों की आय, किसी देश की आय, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय,
निवासियों की आय है, की आय है, इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। समझ गए? अगर ये पूछा जा रहा है तो एक देश की कुल आय क्या, मतलब एक देश की आय क्या होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि एक देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात रहती है, तो मतलब कितना हमारे देश में इनकम हो रहा है, कितना देश हमारा कमा रहा है, अपना प्रॉफिट में या लॉस में, इससे पता चलता है। ठीक, आगे हम देखते हैं देश के मध्य विकास को नापने वाले कारक क्या क्या है। अब एक देश का आय अगर हमें पता चल गया तो देश के जो मध्य है विकास है, तो विकास को किस आधार पर मापा जा सकता है, कैसे मापेंगे आप लोग कि विकास हुआ है या नहीं, तो अपन देखते हैं, उसको देखते हैं। अगर तो आगे हम इसको देखते हैं, देखो कि एक देश में विकास को मापने के कारण देशों के मध्य विकास को मापने के कारण, ठीक, देशों के मध्य विकास को मापने के कारक क्या क्या है। तो अगर देखा जाए तो देश के मध्य जो विकास को मापने के कारक हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अभी समझा दे रहे हैं। तो पहला है सुविधाओं की उपलब्धता, सुविधाओं की उपलब्धता, ठीक, उपलब्धता, इसके आधार पर हम विकास को माप कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक, ये हो गया। तीसरा हम देखते हैं जन्म व मृत्यु दर, जन्म व मृत्यु दर। चौथा जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ये सब ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा हम देश की आय को निकाल सकते हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि, प्रदूषण मुक्त वातावरण, तो अभी क्या कहा गया है कि देश के मध्य किसी विकास को मापने के कारक जो है सुविधाओं की उपलब्धता, कितने सुविधा, इससे हम पता कर सकते हैं विकास हुआ है हमारे देश का नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं देख सकते हैं, जन्म और मृत्यु दर निकाल सकते हैं, जीवन प्रत्याशा देख सकते हैं लोगों की, प्रदूषण मुक्त वातावरण बना सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं देश के मध्य विकास को मापने के कारक हैं ये सब। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है। एक टॉपिक देखिए, देश की औसत आय की गणना करते हैं। तो अगर देश के, ध्यान रखिएगा, देश की औसत आय की गणना एक क्वेश्चन पूछा जाता है विकल्प में, तो अगर पूछा जाए देश की औसत आय की गणना कैसे करेंगे, तो आप लोग बता दीजिएगा कि देश की आय की औसत गणना की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में। स्टार पॉइंट इसको लिख लीजिए, देश के औसत आय की गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में की जाती है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में की जाएगी देश के औसत आय की गणना, ठीक, ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, अब एक टॉपिक हमारा और है, इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या है। एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं। देखते हैं क्या है। अगर देखा जाए तो हम अगर चर्चा कर लेते हैं पहले विकासशील और विकसित देश पर, तो हम लिखते हैं पहले विकसित ही देखेंगे। क्या देखेंगे पहले? विकसित देश होता क्या है। ठीक, अगर देखा जाए विकसित देश क्या होता है, तो पहले इसमें कुछ चीजें लिखते हैं, उसके बाद ठीक आपको समझाते हैं थोड़ा सा। तो पहले हम लिखेंगे क्या कि नए तकनीकी व विकसित उद्योग, नई तकनीकी व विकसित उद्योग।
उद्योग, ठीक, ये हो गया। उसके बाद उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च स्तरीय रहन सहन। अगला उच्च प्रति व्यक्ति, उच्च प्रति व्यक्ति आय, ठीक। आगे देखते हैं अगला जो हमारा है साक्षरता दर उच्च, ठीक। और देखते हैं लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर, स्थिति बेहतर, ठीक। अब जिसमें आएगा पहला जन्म दर, मृत्यु दर। अब इसको समझाएंगे। अब इधर हम लिखते हैं विकासशील देश। कौन सी देश? विकासशील देश लिखते हैं, विकासशील देश, ठीक। विकासशील देश में देखते हैं अगर हम, तो विकासशील देश अगर देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे तो पहला जो टॉपिक लिखते हैं, पहला हम लिखते हैं इसमें कुछ पॉइंट, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, ठीक, ये हो गया। अगला जो हमारा टॉप पॉइंट है निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर उच्च, निम्न होगा साक्षरता दर निम्न, ठीक। निम्न आगे है सामान्य रहन सहन, ठीक। आगे हम लिखते हैं बेहतर स्वास्थ्य का अभाव, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप बताते हैं। देखिए इधर देखेंगे तो अगर इधर पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आपको कहा गया विकसित और विकासशील देश, ऐसे देश जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त है। जैसे देखिए हमारे सरकार के पास एग्जाम्पल में भाग लेते हैं, अगर भारत की सरकार को भारत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त है तो उसे कहेंगे विकसित देश। अगर भारत सरकार को भारत के बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त तो क्या कहेंगे? विकासशील देश, ठीक। अब ये डाउट क्लियर हुआ। अब हम इसमें बढ़ते हैं विकसित देश की खासियत क्या होती है, विशेषता क्या होती है। नई तकनीकी व विकसित उद्योग होते हैं, उसमें नई तकनीकी होगी, उसके द्वारा नए औद्योगिक विकास होगा, उसके द्वारा विकसित उद्योग होंगे, जो नए नए तकनीकी पर काम कर रहे हैं उनके द्वारा काम किया जाएगा। उच्च स्तरीय रहन सहन, लोगों के रहन सहन का तरीका कैसा होगा? उच्च होगा, ऐसे हाई फाई रहेगा, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाई फाई, मतलब लगेगा कि कितने बड़े आदमी है, ठीक, इस तरह रहेंगे। उसके बाद उच्च प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय इनकम ज्यादा रहे। अब ये नहीं कि 5,000 कमा रहे हो मंथ में तो कहो हमारा इनकम बहुत ज्यादा, जब 5 लाख कमाओगे, 50,000 कमाओगे तो ये ज्यादा होता है, ठीक। अब आगे साक्षरता दर उच्च होगा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होगी, ठीक, मतलब जन्म दर में अधिकता और मृत्यु दर में कमी। स्वास्थ्य दर मतलब जो बच्चे होते हैं उनके मरने की संभावना कम और मृत्यु दर की कमी हो जाएगी, ठीक। अब विकासशील देश में देखते हैं, मतलब ऐसा देश जिसके बारे में भारत, जिसके बारे में देश को या उसी सरकार को, देश के उस देश की सरकार को पूरी नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो, वही क्या होता है? विकासशील देश। तो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, उद्योगों के क्षेत्र में हमारा भारत पिछड़ा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए भारत को विकासशील देश कहते हैं, ठीक। निम्न प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे होनी चाहिए? निम्न, कम होना चाहिए। साक्षरता दर निम्न होनी चाहिए, सामान्य रहन सहन होना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य का अभाव, ठीक, यहाँ कमी होती है, ठीक। ये हो गया हमारा विकसित और विकासशील देश में अंतर। तो विकसित क्या होता है देश? ध्यान रखिएगा, ऐसे देश जिसके बारे में उस सरकार को पूरी जानकारी होती है वो विकसित देश कहलाते हैं, और जिसके बारे में उस सरकार को पूरी जानकारी नहीं होती विकासशील देश कहलाते हैं, ठीक। अब हमारा ये हो गया। अब हम देख लेते हैं टॉपिक और हमारा आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन, यही हम देख लेते हैं, नीचे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आर्थिक नियोजन क्या होता है। एक परिभाषा इसका हम देते हैं आर्थिक नियोजन का। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन होता क्या है, ठीक, इसको हम लिख दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लिख रहे हैं देश के साधनों का लाभ उठाकर, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना, देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना, ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारा ये टॉपिक इसी से समाप्त किया जाता है, बाकी हम
थोड़ा सा और बाकी है, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये ध्यान रखिए, अगर आप लोग को इसकी सॉल्व लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि जानते हैं अगर बहुत ज्यादा भी बता देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना लंबा नहीं ले जाएंगे। चैप्टर छोटा है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर दूसरे दिन मिलेगा। और ध्यान रखिए, अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।